एवरीवन, आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की आपकी जो न्यू बुक आई है गंगा, उसका चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। कथा होता है कहानी। तो ये लिखी किसने है? ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो इसके लेखक हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्हई, या जो कहाँ पर है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल यानी कि उनका जो असली नाम था वो क्या था? धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र यानी कि उसे रिजाइन दे दिया, छोड़ दी, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के आठ भागों में संकलित है। तो मानसरोवर एक किताब है जिसमें 8 भाग होंगे, वहां पे ये संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये सारे जो उपन्यासों के नाम हैं, जो किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है। सरल है मतलब समझने योग्य है, जीवंत है यानी कि उस भाषा को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हम कोई सजीव किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल आंखों देखा दृश्य आ जाएगा आप जब उनकी कथाएं पढ़ेंगे। मुहावरे का उन्होंने प्रयोग किया है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलता पूर्वक किया है। लोक प्रचलित यानी कि उस समय जो लोग भाषा बोलते थे, आम भाषा, वो इन्होंने वहां पे शब्द प्रयोग किए हैं। सन 1936 में प्रेमचंद्र जी का निधन हो गया। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर देखते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले अब इसके जो कठिन शब्द हैं, क्योंकि चैप्टर के बीच बीच में जो शब्द आएंगे तो हम पहले इसके कठिन शब्द भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है कठिन शब्द। शब्द संपदा। निरापद का मतलब होता है आपत्ति से रहित, निर्विघ्न, सुरक्षित। सहिष्णुता, सहिष्णुत्व यानी कि सहनशीलता, सहने की क्षमता या क्षमा। विषाद होता है उदासी, अवसाद, जड़ता, मन उचट जाना। प्रकाष्ठा होती है अंतिम सीमा, चरम कोटि या सीमा। कदाचित, कभी या शायद। पछई या पछा होता है पश्चिमी प्रदेश का या पश्चिमी दिशा। चौकस होता है चौकन्ना, सावधान या ठीक। डील होता है शरीर की ऊंचाई, चौड़ाई आदि। कद, देह यानी कि शरीर आदि। विग्रह, अलगाना, फैलाना, फूट पैदा करना, खंड, भाग या विस्तार। विनोद होता है परिहास, मनोरंजन, हटाना, क्रीड़ा या कौतूहल। आत्मीयता होती है अपनापन या मैत्री भाव जिसे कहते हैं। नाद होता है मिट्टी का एक बड़ा और चौड़ा बर्तन जिसमें पशुओं को चारा पानी आदि दिया जाता है, जिसे होदी भी कहते हैं। गोई या गुइया होता है खेल का साथी या सखी। पगैया, पगहा, पगहा ये होता है डोर। पशु को बांधने की जो रस्सी होती है उसे पगैया कहते हैं। कनखिया, कनखी, आंख की खोर, तिरछी निगाह से देखना या आंख का इशारा। चरनी होता है मेनदार लंबा चबूतरा जिस पर गाय बैल को चारा पानी दिया जाता है। गाय बैल को चारा पानी देने के लिए गाड़ी हुई नाद। गराव होता है फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद होता है विरोध, खंडन, वादी की बात के विरोध में कही जाने वाली बात। ताकीद होता है किसी कार्य के लिए बार बार चेताने की क्रिया। टिटकार या टिटकारना, टिक टिक शब्द करके घोड़े, बैल आदि को चलने के लिए प्रेरित करना। तेवर होता है क्रोध भरी दृष्टि, कोप प्रकट करने वाली तिरछी नजर या भौं। थान होते हैं पशुओं के बांधने जाने की जगह, बंधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा। बरकत यानी कि वृद्धि, बढ़ती, सौभाग्य, लाभ या प्रभाव।
बेतहाशा होता है बहुत तेजी से बदहवास होकर भागना या बिना सोचे विचारे भागना। व्याकुल, घबराया हुआ, हतबुद्धि, व्यग्र, अभिभूत या भीत। रगेदना या रगेदना, भगाना, खदेड़ना या दौड़ाना। तजुर्बा, तजर्बा ये होता है अनुभव। मल्ल युद्ध, कुश्ती या भाइयो युद्ध। ग्रास, कौर, निवाला, आहार, निगलना या ग्रहण करना। मेड़ होता है खेत की सीमा, सिंचाई आदि के लिए उसके चारों ओर बनाया हुआ मिट्टी का घेरा। खुर होते हैं नख, चारपाई के पाए या निचला हिस्सा। कांजी हाउस या वह होता है वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या अनाज चौपाए पशु बांध दिए जाते हैं, कुछ दंड देकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। इसे काइन हाउस भी कहते हैं। फिर है साबिका या साविका, वास्ता, सरोकार, काम पड़ना या होना। तृप्ति होता है भोजन आदि की प्राप्ति से उत्पन्न संतोष या तृप्त होने का भाव। दहक, आग का दहकना, लपट या ज्वाला। उज्जड़पन, अशिष्टता, उद्दंडता या उच्छल खलता। बूते, बूता या सामर्थ्य, बल, शक्ति या बस। आजमाई या आजमाना, परीक्षार्थी, प्रयोग करना, परीक्षा या जांच करना। चेत होता है होश, संज्ञा, याद, ज्ञान, चित्त, मन, इच्छा या सावधानी। डुग्गी, चमड़े से मड़ा चौड़े मुंह का छोटा बाजा। उन्मत्त होता है मतवाला या सनकी। नीलाम, बिक्री की एक रीति जिसमें सबसे अधिक दाम बोलने वाले के हाथ माल बेचा जाता है या बोली लगाकर बेचना। अख्तियार या इख्तियार होता है पसंद करना या इसका अधिकार, वश, विचाराधिकार या ग्रहण करना। ठीक है, ये थे इसके शब्द। अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख, जिसमें बुद्धि ना हो। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का मतलब है कि उसे जब हम पूरी तरह से बेवकूफ या मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। तो यहाँ कह रहे कि गधा जो है क्या सचमुच एक बेवकूफ जानवर है या उसकी निरापद या सहिष्णुता होती है जो उसकी सहने की क्षमता होती है, सहने की उसकी क्षमता ने या सीधेपन ने, क्योंकि वो किसी को मारता नहीं है, किसी को सींग नहीं मारता, मतलब जैसा उसके साथ बिहेव किया जाता है वो वैसा ही बर्ताव करने लगता है ना। तो ये जो उसका सीधेपन के कारण उसको ये पद दे दिया गया, उसको ये नाम दे दिया गया क्या, गधा, बेवकूफ। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब इस बात का हम निश्चय भी नहीं कर सकते कि उसके इस कारण से उसको गधा बोला जाता है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। अब जो गाय होती है वो भी सींग मारती है, और ब्याई हुई गाय का मतलब है जिस गाय के मतलब बच्चा हो जाता है, तो वो जो गाय है अनायास होता है अचानक ही वो सिंहिनी का रूप यानी एक शेरनी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि वो मारने लग जाती है। लेकिन जो गधा है वो कभी किसी को नहीं मारता। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। गरीब का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सीधा है। कुत्ता भी बहुत सीधा जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन जो कुत्ता है उसे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो भी भौंकने लग जाता है या काट लेता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन जो गधा है उसे कभी भी किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा ना ही सुना है। उसके साथ तो जैसा आप व्यवहार करेंगे वो उसी को अपना लेता है, चाहे आप उसे मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कभी भी आप पे पलटवार नहीं करता। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। असंतोष यानी कि उसे कभी भी ये नहीं एहसास नहीं होता कि चाहे उसे कितना भी मार लो, उसके सामने चाहे कैसे भी उसको खाना दे दो, सड़ी हुई घास दे दो, और चाहे उसके साथ कैसा भी बिहेव कर लो, लेकिन उसके चेहरे पे कभी भी असमंजस या इस तरीके की आप नहीं देखेंगे कि इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वो आप जैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ वो उसी को अपना लेता है, कभी भी पलटवार नहीं करता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। वैशाख यानी कि जो गर्मियों के बाद का ही जो समय होता है, तो थोड़ी बहुत बारिश भी होती है इस समय।
कुलेल होता है आनंद ले लेना, कभी मौज मस्ती कर लेता है वो एक दो बार, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। तो वैशाख में चाहे वो थोड़ा आनंद ले लेता हो, मनोरंजन कर लेता हो, है ना, लेकिन कभी भी वो खुश नहीं है, खुश नहीं देखा उसे। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी होता है जो हमेशा रहता हो, तो उसके चेहरे पे हमेशा विषाद यानी कि उदासी, दुख उसके चेहरे पे हमेशा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अब यहाँ लिखा है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे उसे कितनी भी अच्छा खाना मिल जाए, चाहे कितना भी गंदा खाना मिल जाए, चाहे किसी तरीके की हानि हो लाभ हो, कैसे भी दशा हो, लेकिन जो गधा है उसका वर्ताव है, उसका व्यवहार है, वो कभी नहीं बदलता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब साधु संतों में जितने भी गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, कभी भी उन पे सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता और वो हमेशा शांत रहते हैं। लाभ हानि का उनको कोई मतलब नहीं होता, चाहे उन्हें कैसा भी दे दो फिर भी वो शांत रहते हैं। तो ये सभी जो साधुओं वाले गुण है वो सब किस में है, गधे में है। और ये सभी गुण उसकी प्रकाष्ठा, प्रकाष्ठा होता है सबसे अंतिम ऊंचाई, ठीक है, सबसे अंतिम छोर पे प्रकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन इंसान क्या कहता है, गधे को बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अनादर होता है कि आदर नहीं करना, ठीक है। तो सद्गुण होते हैं अच्छे गुणों का, इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो इंसान सीधे होते हैं, तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि जो सीधा है इस संसार में, वो इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जो गधा है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, चाहे उसे मारा जाता हो या उसको सामने सड़ी गली घास डाल दिया जाता हो, लेकिन उसके चेहरे पे कभी असंतोष नहीं दिखाई देता, वो हमेशा समान रहता है हर स्थिति में। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कि जो भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, कि जो अमेरिका वाले हैं उन्हें अमेरिका में वो घुसने नहीं देते, है ना। और ये जो है ये लोग शराब भी नहीं पीते। कुछ समय होता है बुरा समय, बुरे समय में अपने 4 पैसे, बुरे समय कभी भी आ सकता है, उससे पहले ही वो अपने पैसे बचा कर रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से बुरा भला नहीं कहते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि 4 बातें दूसरों की सुन ही लेते हैं, फिर भी कैसे हैं वो बदनाम कहा जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ लिख रहे हैं कि अगर वो भी, जैसे अगर उनके संग इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, वो भी अगर पलट में वार करने लगे, तो ईंट का जवाब यानी कि पत्थर से देने लगे, तो शायद वो भी सभ्य कहलाते, है ना। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब यहाँ पे जापान का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि जापान की मिसाल सामने है कि उन्होंने एक ही विजय यानी कि कहीं वो जीते होंगे, तो उस विजय ने संसार की सभ्य जातियों में उन्हें गिना दिया, मतलब गणने यानी कि गिनने लगे उन्हें सभ्य जातियों में। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब यहाँ पे उपमा दी गई है, गधे का भाई कहा गया है, किसे, बैल को कहा गया है, क्योंकि जो बैल भी है वो भी थोड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं, इतनी जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आता, और जो खेत जोतने में वो किसानों की मदद करते हैं। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया होता है जैसे गाय का जो बच्चा होता है, तो जो मेल होता है उसको बछड़ा कहते हैं, जो फीमेल होगी तो उसे बछिया कहते हैं। अब बछिया के ताऊ के रूप में किसे बोला गया है, यहाँ पे बैल को बोला गया है, ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। अब बैल को भी यहाँ पे बेवकूफ़ कहा गया है। बेवकूफ़ यानी कि बहुत सीधा, जो किसी पे इतनी जल्दी वार नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है।
बैल कभी कभी मारता भी है। तो बैल को गुस्सा आ जाता है लेकिन बहुत कम आता है, इसलिए तो यहाँ पे गधे का बछिया के ताऊ के रूप में यानी दूसरे गधे के रूप में बैल को बोला गया है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल यानी कि जिद्दी बैल, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, लेकिन उसका स्थान कैसा है? अभी भी गधे से थोड़ा नीचा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब झूरी कौन है? झूरी जिसके बारे में ये पूरी कहानी है, झूरी है एक किसान, उसके दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। तो जो हीरा था वो थोड़ा स्वभाव से हमेशा शांत था, लेकिन मोती को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, जो कि हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों उसके कौन थे? बैल थे। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति की यानी कि पश्चिमी प्रदेश के थे, पश्चिमी भारत से ये लाए गए थे। देखने में ये सुंदर थे, काम में चौकस, ठीक है, चौकस यानी कि चौकन्ने थे। डील में ऊंचे, डील यानी कि इनका जो शरीरी बनावट थी वो बहुत ऊंची थी। इनका शरीर थोड़ा मजबूत था और बैलों के मुकाबले बहुत मजबूत था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा यानी कि ये दोनों दोस्त बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी कि बिना बोले ही, मूक भाषा यानी कि जिसमें शब्दों की आवाज़ नहीं आती हो, बिना बोले ही वो एक दूसरे से बातें कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक बैल दूसरे बैल की बिना बोले ही उसके मन तक की बात समझ जाता था, ये हम नहीं कह सकते कि वो कैसे समझ जाता था। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त होती है छुपी हुई, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो मनुष्य है, इंसान है, अपने आप को क्या कहता है? सर्वश्रेष्ठ कहता है कि हम जानवरों से, हर जीवों से ऊपर हैं। सबसे जो अव्वल दर्जे के कौन है? मनुष्य है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात कही है कि दोनों जो बैल हैं उन्हें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वो बिना बोले ही एक दूसरे की मन तक की बात समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। अब यहाँ दोनों का दिखा रहे हैं कि कैसे वो जब एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते थे तो एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, और कभी कभी आपस में सींग मिला लिया करते थे। मतलब लड़ते नहीं थे, प्रेम से एक दूसरे को सींग मिलाकर एक दूसरे को धक्का देते थे, मतलब खेलते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह यानी कि अलग या अलगाव, दूर होने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद यानी कि हंसी मजाक मनोरंजन के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। आत्मीयता यानी कि एक दूसरे से अपनेपन के भाव से वो ऐसा करते थे कि एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, सींग मिलाते थे। जैसे दोस्तों में जैसे बहुत मित्र होते हैं ना, घनिष्ठ दोस्त होते हैं, तो धोल धप्पा यानी कि इस तरीके से एक दूसरे को धक्का दे देते थे वो। अब जैसे कोई आपका दोस्त नहीं है और आपने उसे धक्का दे दिया तो लड़ाई हो जाती थी, है ना। लेकिन जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसे ऐसी हंसी मजाक में धक्का दे देते तो लड़ाई नहीं होती ना। तो ऐसे ही है, ये बहुत इनकी दोस्ती जो है बहुत घनिष्ठ है, मतलब बहुत गहरी दोस्ती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अगर ये सब ना हो दोस्ती में तो क्या कह रहे हैं कि दोस्ती इतनी अच्छी नहीं होती, हल्की रहती है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। अगर आप दोस्ती में एक दूसरे को धक्का नहीं देते, ऐसे बात नहीं करते, तो ये जो दोस्ती है उस दोस्ती पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब ये दोनों जो बैल थे खेत में हल जोतते थे तो ये क्या करते थे, एक दूसरे पे ज़्यादा भार नहीं आने देते थे। जैसे गर्दन पे रख के जोता जाता था ना खेत, तो गर्दन पे एक बहुत बड़ा लाठी सी होती थी, तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा जोर लगाते थे। कहीं जो हीरा है उसको ज़्यादा जोर न लगाना पड़े, हीरा सोचता था मोती को ज़्यादा जोर न लगाना पड़े, तो मेरी गर्दन पे बोझ ज़्यादा रहे, तो एक दूसरे की ऐसे मदद करते रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या, संध्या यानी कि शाम का समय को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। तो दोपहर में तो ये दोनों बहुत काम करते थे, मेहनत करते थे खेत में, लेकिन शाम के समय दोनों को खोल दिया जाता था
तो ये एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, जैसे खेल कर, सींग मिलाकर अपनी थकान जो थी वो मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद क्या होता है? नाद वो जगह होती है जिसमें मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, जिसमें इनका जो जानवरों का, चाहे गाय हो, भैंस हो या बैल हो, इनका खाना डाला जाता है, जैसे खली भूसा। तो जब उसमें डाला जाता था तो ये दोनों साथ में ही उठते थे खाना खाने के लिए, साथ में ही उस नाद में मुंह डालते थे, साथ ही बैठते थे। और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अगर एक का पेट भर जाता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। मतलब दोनों में इतनी मित्रता थी। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग यानी कि एक आश्चर्य की बात थी, जो ऐसा पहले नहीं हुआ था, अचानक की बात थी। जो झूरी था, किसान था, उसने गोई होता है साथी, को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब वो बैल समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है। झूरी अपने ससुराल भेज रहा था, ससुराल यानी कि झूरी की पत्नी के घर भेज रहा था। ठीक है, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अब वो दोनों सोच रहे थे, दोनों बैल, कि शायद ऐसा लग रहा है कि मालिक ने हमें बेच दिया, हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, जैसा खाने को दिया जाता है हम तो वैसा ही खा लेते हैं, फिर भी जो झूरी है हमें क्यों भेज रहा है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब ये तो नहीं पता था उन दोनों को, ये अच्छा भी नहीं लग रहा था कि शायद उन्हें बेच दिया। अब उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे ये कौन जाने, तो कोई नहीं जानता था। झूरी के साले मतलब झूरी के पत्नी का जो भाई है, यानी कि उसके साले के घर उसे उन दोनों बैलों को भेजा जा रहा था। जब जो गया है, जिसका उसका नाम क्या है, गया, तो जो गया है उन दोनों बैलों को अपने घर ले जा रहा था, तो उसे दांतों पसीना आ गया, यानी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो उसके घर जाना ही नहीं चाह रहे थे दोनों बैल। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अब जैसे ही वो पीछे से उन्हें हाँकता यानी कि जैसे आगे बढ़ाने के लिए जानवरों को पीछे से मारा जाता है ना, थपथपाया जाता है कि आगे चलो, तो जैसे ही वो पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया होती है जो रस्सी, जो उनके गले में जो रस्सी बांधी गई थी उसे पगहिया कह रहे हैं। तो जैसे ही गया रस्सियां पकड़ के उनकी खींचता तो वो दोनों आगे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुर्राते, हुंकारते। तो जैसे वो उन्हें मारता था तो दोनों ऐसे गुस्से में उसकी तरफ हुंकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब यहाँ पे लिखा है कि जो दोनों बैल हैं उनके बारे में लिखा है, अगर भगवान ने उन्हें वाणी यानी कि भाषा दी होती, वो बोल पाते, तो वो झूरी से पूछते कि तुम हम दोनों गरीबों को, यानी कि हम दोनों सीधे साधे बैलों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारा बहुत साथ दिया है, हम तो कभी लड़ते भी नहीं थे, जैसा खाने को देते थे वैसे खाते भी थे, बहुत मेहनत भी करते थे, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो अब ये बैलों के बारे में कह रहे हैं, वो बैल सोच रहे हैं कि हमने तो झूरी की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। तो कह रहे हैं कि अगर हम तो बहुत मेहनत करते थे, अगर झूरी को हमारी ये मेहनत कम लगती थी तो वो हमसे और मेहनत करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी कि किसी के जैसे नौकर, जैसे कहते हैं ना, किसी की मदद करना, सेवा करना। तो कह रहे कि हमें तो तुम्हारी चाकरी में यानी कि तुम्हारी नौकरी करते ही मर जाना कबूल था। मतलब हमें मर जाना की इच्छा थी, लेकिन हमें बेचा, क्यों बेचा तुमने। उन दोनों के मन में ये सवाल आ रहा है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी तुमसे ये भी दाने पानी की कोई शिकायत नहीं की, तुमने जैसा खिलाया हमने चुपचाप खा लिया, सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने, जालिम होता है, जालिम का अर्थ है कि जैसे क्रूर मनुष्य, दुष्ट मनुष्य है ना, तो तुमने हमें इस दुष्ट के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नए स्थान यानी कि गया के घर दोनों बैल पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब वो पूरे दिन से भूखे थे और जब नाद में उनके लिए चारा पानी रखा गया, लेकिन तो भी दोनों ने उसमें मुंह नहीं डाला, दोनों उठकर खाने वहां नहीं गए।
दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। तो अब उनके मन में बहुत भारीपन था कि वो तो शुरू से झूरी के यहाँ रहते आए हैं, वही उनका घर था, शुरू से वो वहीं रहे हैं, लेकिन आज उनसे वो उनका घर छूट गया तो दोनों बहुत दुखी हैं। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लगते थे। अब सब कुछ नया था, यहाँ पे नए घर थे, वो पुराने लोग भी नहीं थे, नए लोग थे, नए आदमी थे, पूरा नया गांव था। तो उन्हें कोई अपनापन नहीं लग रहा था यहाँ पे, सब उनको कैसे लग रहे थे, अलग से लग रहे थे, बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक यानी कि जैसे अभी पहले बताया था जिसमें भाषा आवाज ना होती हो, तो उन्होंने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों यानी कि आंख की किनार से, मतलब जैसे आंख के गुल्ले को बिल्कुल किनारों पे लाके एक दूसरे की तरफ देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी गांव में जब सब सो गए, सन्नाटा हो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे यानी कि उनके गले में जो रस्सी थी जिनसे वो उन्हें बांधा गया था, दोनों ने इतना जोर लगाया क्योंकि वो मजबूत तो थे, बहुत मजबूत थे, ऊंचे भी थे, तो उन्होंने जोर लगाकर वो तोड़ दिए और घर की तरफ दोनों भाग चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। तो उनके गले में जो पगहे यानी कि रस्सियां डाली गई थी वो बहुत मजबूत थी, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये रस्सियां टूट भी सकती हैं। लेकिन जब वो तो बहुत भारी शरीर था उनका, दोनों बैलों का, बहुत उनका शरीर इतना सुडौल था, और उस समय उनमें दूनी शक्ति यानी कि दुगनी शक्ति आ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने वो रस्सी एक झटके से तोड़ दी और वहां से भाग चले। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी होता है जहाँ पे गाय बैल के लिए खाने पीने का सामान रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं चरनी। अब जो झूरी होता है वो सुबह उठता है, सुबह उठ कर उसने देखा कि दोनों बैल खड़े हैं चरनी पर। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। तो उनके गले में जो रस्सी डाली गई थी ना, वो वहां से तो टूट गई थी, लेकिन उनके गले में थोड़ी थोड़ी रस्सी लटकी हुई थी, तो वो लटक रही थी, जो झूरी ने देखी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। अब वो इतनी तेजी से अंधाधुंध भागते चले आए, कहीं पे कीचड़ होगी, कुछ होगी, तो उनके पैरों पे बहुत सारी कीचड़ लग गई थी। दोनों की आंखों में विद्रोह था, मतलब गुस्सा भी था, दोनों की आंखों में क्रोध दिख रहा था झूरी के प्रति, लेकिन स्नेह भी था, प्रेम भी था। एक तरफ तो वो ये पूछना चाहते थे कि तुमने हमें क्यों बेच दिया, वहां क्यों भेज दिया, और एक तरफ उन्हें झूरी की याद भी आ रही थी क्योंकि वो उनका पुराना घर था, है ना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद होना यानी कि बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो झूरी जब दोनों बैलों को देखता है, जाकर उन्हें एकदम से गले लगा लेता है। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब जो झूरी है उसने देखा दोनों बैल आ गए हैं, उसने प्रेम से दोनों को गले लगाया, अपनी बाहों में ले लिया, ठीक है, और उसके प्यार से सहला रहा था। उसके ये दृश्य बड़ा मनोहर लग रहा था। मनोहर यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तो जितने भी आसपास के गांव के जो लड़के थे और भी घर में जो लोग थे सब जमा हो गए। सब देखने लगे कि झूरी कैसे उनको प्यार कर रहा है, सहला रहा है, उनको आलिंगन कर रहा है, और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो सारे जो लोग थे सब तालियां बजाने लगे कि दोनों बैल आ गए हैं। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव में ऐसी घटना बहुत पहले भी कई बार हो चुकी थी, मतलब जो लोग थे अपने जानवरों को बेच देते थे, लेकिन इस तरीके, और जानवर भी भाग के आ जाते थे, लेकिन इस तरीके की जो घटना थी जिसमें जो झूरी है वो उन्हें इतना प्यार कर रहा है, बैल भी उसको इतना मतलब प्यार कर रहे हैं, ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी बच्चों की जो टोली थी वो क्या कहती है कि दोनों पशु वीरों यानी कि हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सब अपने घर से क्या क्या लाए, कोई तो रोटी लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया। चोकर होता है आटे को छानने के बाद जो बचता है ना, छानने के बाद जो हल्का हल्का सा भूसा सा जो बचता है उसे चोकर कहते हैं। तो कोई वो लेकर आया, कोई भूसी लेकर आया। भूसी होती है सूखी घास जो ये बैल वगैरह खाते हैं। एक बालक ने कहा
ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। अब एक बालक कहता है ये बैल तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो बैल किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। तो तीसरा बच्चा कहता है ये बैल नहीं है, ये किसी जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। अब झूरी की स्त्री मतलब झूरी की जो पत्नी थी वो देखती है कि दोनों बैल जो हैं गेट पर आ गए हैं, घर आ गए हैं। तो वो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। नमक हराम यानी कि जो काम ना करते हो, ठीक है, जैसे खाने को दिया इन्होंने और वहाँ भेज दिया, वहाँ काम करने के लिए भेजा था। तो झूरी की पत्नी जो कह रही है कि कैसे एहसान फरामोश है, मतलब नमक हराम है कि वहाँ पे काम नहीं किया, वहाँ से भाग के यहाँ आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। आक्षेप होता है मतलब आरोप लगाना। तो झूरी की पत्नी जब बैलों पर आरोप लगा रही थी तो झूरी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो ये आरोप नहीं सुन पा रहा था। तो वो कहता है नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते। झूरी कहता है अपनी पत्नी से ये नमक हराम नहीं है, उसने ही यानी कि तुम्हारे भाई ने ही ने चारा दाना पानी कुछ नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिलाकर रखते हैं। अब जो स्त्री झूरी की जो पत्नी है वो रोब के साथ कहती है कि हाँ बस तुम ही तो जानते हो बैलों को खिलाना, और तो कोई जानता ही नहीं है ना, सब तो पानी पिला के रखते हैं, बस तुम ही हो जो दाना और चारा खिलाते हो। झूरी ने चिढ़ाया। अब झूरी अपनी पत्नी को और चिढ़ाता है, कहता है चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी। अब उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, तो वो कहती है भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि जो ये भागे इसलिए, वहाँ से इसलिए भाग कर आए हैं कि तुम तो इसको इन बैलों को प्यार कर रहे हो, गले लगा रहे हो, है ना, और वो लोग तो इन्हें सिर्फ सहलाते नहीं हैं, इनको अगर खाने को देते हैं तो इनसे रगड़कर काम भी करते हैं, मतलब खेत भी जुतवाते हैं। तो सो इन्होंने जोता नहीं और ये वहाँ से भाग खड़े हुए। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब उसकी जो पत्नी है वो हीरा मोती को क्या कहती है कि ये दोनों कामचोर हैं, वहाँ से भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब झूरी की पत्नी कहती है अब देखती हूँ मैं कहाँ से इन्हें जो भूसी में खली मिलती है, चोकर मिलती है, वो कुछ नहीं मिलेगा, केवल सूखा भूसा दूंगी, अब चाहे खाए या मरे। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर यानी कि उनके घर में जो नौकर था, मजूर यानी कि नौकर को बड़ी ताकीद मतलब उसको बड़ा चौकन्ना कर दिया गया, उसको ये सख्त कह दिया गया कि इन बैलों को खाली भूसा दिया जाना, सूखा भूसा दिया जाना है, उसमें ना तो खली मिलानी है ना चोकर मिलानी है, केवल सूखा भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा। अब उन्हें जैसे उन्हें तो खली के साथ चोकर के साथ खाना खाने की आदत थी, तो उन्होंने जब ये सूखा भूसा खाया तो उनसे नहीं खाया गया, उन्हें बड़ा फीका लगा। ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। फिर उन्होंने देखा ना इसमें नाद में तो ना तो कोई चिकनाहट है इसके अंदर, मतलब खाने में ना कोई रस है, कैसे खाएं। तो वो आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ देखने लगे, शायद वो खली दे दे या चोकर दे दे या सूखे भूसे के ठीक से कर दे ताकि हम खा सकें। झूरी ने मजूर से कहा यानी नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। फिर वो जो नौकर आता हुआ कहता है मालकिन तो मुझे मार देगी क्योंकि मालकिन ने मना करा है कि इनको सिर्फ सूखा भूसा देना है। चुरा कर डाला, तो झूरी कहता है ऐसा कर चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो कहोगे। अब वो नौकर डर के मारे कहता है कि अभी तो तुम मुझसे कह रहे हो कि इनको चोकर दे दे, ये ठीक से भूसा दे दे, लेकिन जब मालकिन आएगी तो उसके सामने तुम उन्हीं की सी कहोगे और खामखा मेरी डांट पड़ेगी। तो इसलिए वो जो नौकर होता है वो मना कर देता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अब दूसरे दिन वो झूरी का जो साला था गया, वो फिर आ जाता है बैलों को लेने और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। अब उसको जो मोती था, मोती को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अब जो गया था उन्हें गाड़ी से जोत रहा था, तो मोती ने क्या सोचा, इस गाड़ी को खाई में गिरा देता हूँ,
लेकिन जो हीरा था वो बार बार गाड़ी को संभाल लेता था, गिरने नहीं देता था। हीरा ज़्यादा सहनशील था, वो ज़्यादा सहन करना जानता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब जो गया था शाम के समय दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है, अब बहुत मोटी रस्सियों से दोनों को बांध देता है और कल की जो शरारत थी, जो वहां से भाग गए थे, उसका मजा चखाया, यानी कि उसको उनकी सजा दी। वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। तो उसके पास भी जो दो बैल थे उनको तो उसने चोकर दिया, खली दी, सब दी, लेकिन हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। अब हीरा और मोती को बड़ा अपमान हो रहा था कि हमें तो जो झूरी था वो कभी भी ऐसा खाना नहीं देता था, और फूल की छड़ी से यानी कि उसने कभी उन पे हाथ भी नहीं उठाया था झूरी ने। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। टिटकार होता है जैसे घोड़े वगैरह को चलाने के लिए टिक टिक की आवाज़ निकाली जाती है ना, तो उसे टिटकार कहते हैं। तो उसके थोड़े से ही टिटकारने पर दोनों उड़ने लगते यानी कि बहुत तेज दौड़ने लग जाते थे। यहाँ मार पड़ी, लेकिन यहाँ तो इन्हें गया जो है मार रहा है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत होता है ठेस पहुंचना, उन्हें अपनी सम्मान के ऊपर उन्हें ठेस तो पहुंचा, उन्हें अपमान लगा, और उस पर उन्हें सूखा भूसा भी दिया गया खाने को। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, दोनों ने बिल्कुल भी नाद की तरफ नहीं गई, जिसपे भूसा रखा था वहां तक वो गए भी नहीं खाने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब जब दूसरा दिन आया, अब गया ने दोनों बैलों को ले जाता है और हल में जोतता है। पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। दोनों ने बिल्कुल पैर ही नहीं उठाया। गया उन्हें लेके गया खेत में, लेकिन दोनों बिल्कुल पैर नहीं उठा रहे थे। वे मारते मारते थक गया, तो इस पे गया उन्हें बहुत मार रहा था। मारते मारते वो थक भी गया, लेकिन दोनों ने पैर नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। तो जब वो गया था, उसने देखा पहले तो बहुत मार रहा था, दोनों ने पैर नहीं उठाए। फिर उसने क्या करा, हीरा की नाक पर डंडे मारे। अब मोती को लगा हीरा की तो बहुत तेज लगी, हीरा कहीं मर ना जाए। मोती को बहुत गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा, मोती भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए, सब कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, लेकिन इस बार गया ने उनके गले में बहुत मोटी रस्सी बांधी थी, इसलिए वो पकड़ में आ गए, नहीं तो वो पकड़ में भी नहीं आते, वो फिर से भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा कह रहा है कि भागो मत, ये बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो मोती कहता है, भागे क्यों नहीं, इसने देखा नहीं तुम्हारे नाक पे डंडे मारे, तुम तो मर जाते। तो हीरा कहता है, अब भागोगे तो अब और ज्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो मोती कहता है, मार तो पड़ेगी, अब जन्म ही बैल का मिला है तो मार खाने से क्यों बच रहे हो। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अब दोनों हीरा मोती देखते हैं कि जो गया है उसके साथ दो आदमी और है, सबके हाथ में डंडा है। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। अब मोती कहता है हीरा से, अब ये तो हमें मारेगा, तुम कहो तो इसे मैं भी कुछ मजा चखा दूं, क्योंकि दोनों लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा उसे समझाता है, नहीं भाई ऐसे मत करो, तुम उस पर हाथ मत चलाओ। मोती कहता, देखो मुझे मारेगा तो मैं तो एक आधे को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा समझाता है, ऐसा क्यों कहते हो, हमारी जाति का यानी कि जानवरों का ये धर्म नहीं है कि वो मनुष्य को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती जो है अपने मन में ये बात मतलब दबा कर रह गया, उसने किसी भी एक भी आदमी पे हाथ नहीं उठाया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। गया आता है, दोनों बैलों को पकड़कर ले जाता है। अब अच्छा ये हुआ कि उसने मारपीट नहीं की, वो चुपचाप उन दोनों को ले जाता है, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। इस बार मोती ने भी सोच रखा था, अगर ये हाथ उठाएगा मारेगा तो मैं भी इस पे पलटवार करूंगा। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत यानी कि ठीक है, कि इस वक्त जो है हमें
टाल ही जाना चाहिए, इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हीरा और मोती दोनों बहुत गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है, ये भी पलटवार कर सकते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। अब फिर से उन दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। दोनों चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने बिल्कुल भी सूखा भूसा सूंघा तक नहीं, और सारे लोग जो थे घर के वो खाना खा रहे थे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तभी एक छोटी सी लड़की उस घर से निकलती है, दोनों के मुंह में एक एक रोटी दे देती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब वो इतने बड़े बैल थे, एक एक रोटी से उनका क्या होता, वो तो ज़्यादा खाते, लेकिन फिर भी उनका मन शांत हो गया। पेट तो नहीं भरा, लेकिन हृदय की तृप्ति सी हो गई। यहाँ भी कोई सज्जन का वास है, सज्जन यानी कि अच्छे का, कोई अच्छा आदमी यहाँ पे भी है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो जो लड़की थी वो एक भैरव था आदमी, उसकी थी, और उसके पापा ने, मतलब जो इसकी लड़की की जो मम्मी थी वो मर गई थी, तो भैरव ने दूसरी शादी कर ली थी। तो जो इसकी सौतेली माँ थी वो इस लड़की को बहुत मारती थी। ऐसी वो लड़की देखती थी कि ये जो गया है वो इन दोनों बैलों को बहुत मारता है, तो उस लड़की का इन दोनों बैलों के प्रति एक आत्मीयता का संबंध सा हो गया था, मतलब अपनेपन के एक भाव सा आ गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते। तो दोनों दिन भर बहुत काम करते थे और उस पे गया उन्हें मारता भी था, और वो दोनों अड़ते भी थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते, जहाँ जानवरों को बांधने की जगह थी उसे थान कहते हैं, वहाँ पे ये दोनों बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी दे खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। इसे प्रसाद क्यों कहा है, क्योंकि अब 2 रोटियों से उन दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरना था, ये थोड़े से प्रसाद की तरह ही था, लेकिन इसमें बहुत बरकत थी, मतलब बहुत लाभ था इसमें, कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। तो इसलिए वो 2 रोटियों में इतनी बरकत बता रहे हैं कि वो सूखा भूसा भी खा लेते थे तो भी उनमें बहुत मजबूती रहती थी, उन्हें थकान नहीं होती थी, वो दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा कहता है, मोती कहता है कि अब तो बहुत दिन हो गए, मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो हीरा कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती कहता है कि ऐसा लगता है कि एक आदि को सींग पे उठाकर फेंक दूं। हीरा कहता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो जिस घर में वो रहते थे, वो जो भैरव था, ये उसी की लड़की थी। तो कह रहे, अगर तुम इसे उठा के फेंक दोगे और मालिक मर गया तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो मोती कहता है, तो ऐसा करता हूँ, उस मालकिन को फेंक देता हूँ, है ना, क्योंकि वो इस लड़की को मारती भी है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तो इस पे हीरा मोती को समझाता है, हमें तो औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उस पे सींग नहीं चलाना, क्या तुम भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। अब मोती कहता है, तुम तो हर बात में मुझे समझा देते हो, अब तुम बताओ क्या करें, तुड़ाकर यानी कि यहाँ से अपने आप को छुड़ाकर भाग चले। अब हीरा कहता है, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। मोती कहता है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। अब मोती उसको बताता है कि रस्सी ऐसे तो टूटेगी नहीं, बहुत मोटी है, ऐसा करो उसे थोड़ा सा चबा लो। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। अब दोनों एक कोशिश करने लगे, उस रस्सी को चबाने लगे, लेकिन वो रस्सी इतनी मोटी बांधी गई थी कि वो दोनों से बेचारे के मुंह में ही नहीं आती थी। तो उसे चबाए कैसे? वो बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, जैसे ही घर का गेट खुला, और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई थी। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। अब लड़की आती है, वो देखती है कि ये दोनों रस्सी काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद ही कहती है कि मैं इसे खोल देती हूँ रस्सी को, और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालने का मतलब है कि उनके जो नथुने हैं उसमें
इस तरीके का कुंडा फंसा दिया जाए ताकि उसमें रस्सी बांध ले, उनको काबू किया जाए। तो वो लड़की बताती है कि आज ऐसी सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव यानी कि जिससे उन्हें बांधा गया था ना, उस वो लड़की वो उन्हें खोल देती है, लेकिन हीरा और मोती वहीं पे खड़े रहते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब हीरा वहीं खड़ा था, मोती उससे पूछता है, अब तुम चलते क्यों नहीं? अब तो हमें खोल भी दिया है। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब हीरा कहता है, हम तो भाग जाएंगे, लेकिन सब तो यही सोचेंगे इसी लड़की ने खोला है, तो इस पे आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, यानी इसी पे सब कहेंगे इसी पे कि इसी ने भगाया होगा। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूला वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो लड़की ने क्या करा, एक चाल सी चली। उसने ये भी बोल दिया, पहले उनको खोल दिया और ये कहा कि दोनों भागे जा रहे हैं ताकि हीरा और मोती वहां से भाग सके। इस लड़की ने उनका साथ दिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। इसने ये आवाज़ सुनी लड़की की कि दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। वैसे ही गया हड़बड़ाकर बाहर निकलता है और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। तो जैसे ही गया उनके पीछे भागने लगा तो वो दोनों बैल और तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव की कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। फिर वो वापस आता है गया, कुछ आदमियों को, गांव के जो आदमी उन्हें साथ ले जाता हूँ ताकि उन बैलों को पकड़ा जा सके। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। तो वो दोनों भागने लगे, अंधाधुंध भागने लगे। अब उन्हें इतने दिन हो गए थे गया के पास रहते हुए, तो वो रास्ता भूल चुके थे, वो किस रास्ते से आए थे। अब वो भूल गए थे कि उन्हें वापस किस रास्ते से जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। तो जब आए थे तब तो पता था, अब रहते रहते उन्हें काफ़ी दिन हो गए, वो रास्ता भूल गए। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब बीच में नए नए गाँव आ रहे थे क्योंकि वो रास्ता था ही नहीं जिससे वो आए थे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करें यहाँ से। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा कहता है, ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती कहता है, तुम भी खामका भागने लगे, वहीं पे उसे किसे, गया को मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा कहता है, अगर तुम उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब हीरा उसे समझाता है मोती को, चाहे वो अपना धर्म छोड़ दे, क्यों, क्योंकि जैसे मनुष्य है, मनुष्य का धर्म होता है कि उन्हें पशुओं पर दया करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे गया क्या करता है, एक तो इन्हें खाना भी नहीं देता ढंग से, ऊपर से इनकी पिटाई भी करता है, मारता भी है। तो चाहे वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब देखा उन्हें, जिस खेत के किनारे वो खड़े थे वो मटर का खेत था, वहाँ पे मटर थी। अब दोनों मटर खाने लगे, रह रहकर आहट लेते यानी कि देख भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा खाते, फिर उठ के देखते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहे जो हमें मारे या भगाए यहाँ से। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। तो पहले तो बड़े भूख प्यास से वो घूम रहे थे, भाग रहे थे। फिर जब उनका पेट भरा तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ, वो थोड़ा मुस्कुराए, आनंद आया, तो वो उछलने लगे, कूदने लगे और उन्हें अनुभव हुआ अपनी आज़ादी का। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अब दोनों का पेट भर गया था, डकार ली, फिर सींग मिला के खेलते थे ना, जैसे पहले एक दूसरे को सींग से धक्का देते थे, वो उनके खेलने का एक तरीका था। फिर से वो सींग मिलाने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। मोती ने क्या करा, हीरा को धक्का दे रहा था, वो इतनी तेज धक्का दिया गया कि साथ में एक खाई थी, हीरा वहां गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। अब हीरा को भी गुस्सा आया, एकदम से वो गिर गया, तो अब उठा, फिर वो मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब मोती को लगा कि हम तो मजाक में कर रहे थे, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि झगड़ा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। हालांकि लड़ाई हो नहीं रही थी, पर उसे लगा ऐसा क्या हम का झगड़ा हो जाए, ये बात छोटी सी बहुत बढ़ जाए, तो वो पीछे हट जाता है। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। डोकता यानी कि कोई एक बहुत बड़ा सांड था, वो उसकी आवाज़ से, जैसे
आहा की आवाज़ या तेज से घुर्रा की आवाज़ से वो चला आ रहा था। हाँ, सांड ही है। अब दोनों देखते हैं कि एक सांड आ रहा है बहुत बड़ा। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब दोनों अपने आसपास देख रहे हैं कि किस तरफ भागे। सांड पूरा हाथी है। पूरा हाथी यानी कि सांड बहुत बड़ा है, उसका शरीर बहुत बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा सांड है, बहुत मजबूत है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इतने बड़े सांड से तो भिड़ा भी नहीं जा सकता, लड़ाई भी नहीं कर सकते, ये तो हमें मार देगा, बहुत मजबूत लग रहा है। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। अब वो कहता है हीरा, और नहीं लड़ेंगे तो भी ऐसा नहीं लगता कि जान बच पाएगी हमारी। इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब वो जो सांड था इन दोनों की तरफ ही भाग कर आ रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कितना भयानक है, कि वो सांड कितना डरावना लग रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती अब हीरा से कहता है, ऐसा लग रहा है आज तो हम फंस गए हैं, कोई उपाय सोचो, कोई तरकीब निकालो जिससे हम यहाँ से भाग पाए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। हीरा कहता है ये तो अपने घमंड में बहुत भूला हुआ है, इसे अपनी मजबूती पे, अपने शरीर पे, अपनी ताकत पे बहुत घमंड है। अगर हम इससे माफ़ी भी मांगेंगे, विनती भी करेंगे कि हमें छोड़ दे, तो भी नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है। तो मोती कहता है क्या करे, भाग चले। तो हीरा कहता है भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती कहता है ठीक है, फिर तुम यहीं मरो। बंदा यानी कि वो अपने लिए कहता है कि मैं तो यहाँ से फिर चलता हूँ, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो हीरा कहता है ठीक है, मोती कहता है ठीक है, अगर भागना नहीं है तो कोई तरकीब निकालो, कोई उपाय सोचो कि कैसे हम यहाँ से बच पाए। तो इस पे हीरा कहता है ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ उस पर चोट करते हैं। चोट यानी कि उस पर हमला करते हैं एक साथ। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। रगेदो यानी कि हमला करो, कि मैं आगे से करता हूँ, तुम पीछे से हमला करो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, कि हम दोनों मारेंगे तो शायद ये डर जाए या भाग जाए यहाँ से। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो इस पे हीरा कहता है अगर वो मेरी ओर झपटे तो मोती तुम उसके पेट, दूसरी तरफ से उसके पेट में सींग घुसा देना। और मोती की तरफ अगर वो झपटेगा तो हीरा कहता है कि मैं उसकी दूसरी तरफ से पेट में सींग घुसा दूंगा। और कोई हमारे पास तरकीब यहाँ पे है ही नहीं निकलने की। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। मतलब जो सांड था वो मल्ल युद्ध करता था। मल्ल युद्ध क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है, मल्ल युद्ध होता है केवल एक एक जानवर से ही लड़ता था वो। कभी भी उसने इकट्ठे 2 जानवरों से कभी लड़ाई नहीं की थी, तो उसे लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। तजुर्बा यानी कि अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, कि वो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करता था। जैसे कुश्ती होती है ना, एक ही से की जाती है, तो वो सिर्फ यही करता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसे वो हीरा पे झपटता था, पीछे से मोती आ जाता था। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। तो जैसे ये सांड मोती की तरफ मुड़ता है, तभी हीरा ने उसके पेट में सींग घुसा दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। अब वो सांड सोच रहा था कि एक एक करके मैं दोनों को गिरा लूं, पर ऐसा नहीं हुआ। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने ही चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग घोंप दिया। तो एकदम से हीरा का वो मारने ही वाला था, तभी मोती आता है, उसके पेट में सींग घुसा देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। अब जो सांड को गुस्सा आ जाता है तो वो मोती की तरफ भागता है कि इसे मार दूं, तभी हीरा ने दूसरी तरफ से उस पर हमला कर दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। जख्मी यानी कि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वो वहां से भागा। और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम यानी कि उसमें बिल्कुल भी दम नहीं बची थी, बिल्कुल ताकत खत्म हो गई थी, थक गया था वो, और वो गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं। विजय यानी कि वो जीत जाते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो मोती कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसको बच्चा यानी कि उस सांड के कह रहे हैं कि उसे मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी यानी कि दुश्मन, जो हमारा मित्र नहीं है।
तो हीरा उसे समझाता है कि अगर वो हार ही गया है, ज़मीन पे गिर ही गया है, तो उस पे सींग हमें नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती कहता है ये सब तो कहने की बातें हैं, ढोंग की बातें हैं, बल्कि हमें बैरी को, जो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है, उसे ऐसे मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। तो हीरा कहता है अब ये सोचो कि घर कैसे पहुंचेंगे। तो मोती कहता है पहले कुछ खा ले, उसके बाद सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। तो जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया मटर खाने। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, ग्रास यानी कि 2 ही 4 निवाले खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ होती है जो खेत होता है उसके साइड में जो ये किनारा होता है ना, उसे मेड़ कहते हैं। तो हीरा तो मेड़ पे था, किनारे पे था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ खेत यानी कि वहाँ पे फसल बोई हुई थी, तो मोती वहाँ बीचों बीच में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर होते हैं जो जानवर है उनके पैरों को खुर कहा जाता है। तो उसके जो खुर थे वो कीचड़ में धंसने लगे क्योंकि मिट्टी गीली थी। ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा ने देखा कि मोती पकड़ा गया है, संगी यानी कि उसका साथी संकट में है, तो वो भी वहीं चला गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस हमने पढ़ा था कि जानवरों को रखने की जगह होती है, जहाँ पे जो जानवर अनाथ होते हैं या जानवर पकड़े जाते हैं तो उसे कांजी हाउस में रख दिया जाता है। तो दोनों को वहीं बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। साबिका होता है सामना, कि दोनों को पूरे जीवन में पहली बार ऐसा सामना करना पड़ा, ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि पूरा दिन बीत गया कि उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला, कुछ भी नहीं मिला। गया कम से कम सूखी घास तो दे देता था खाने के लिए, लेकिन यहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। अब वो दोनों आपस में सोच रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा मालिक है, कैसा स्वामी है कि जो जानवरों को खाने तक को नहीं देता। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कई भैंसें भी थी, कई जानवर थे वहाँ पे, लेकिन किसी के सामने कुछ भी खाने के लिए नहीं था, कोई भी चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़ रहे थे। मुर्दे यानी कि सब में जान नहीं थी, सब ऐसे पड़े थे जैसे उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है और वो मरने वाले हैं। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक होती है वो जो जगह आने जाने का जो रास्ता होता है। तो दोनों जो मित्र थे, हीरा और मोती, खिड़की से बाहर, फाटक से बाहर देख रहे थे कि कोई आ जाए उन्हें खोल दे। टकटकी होता है कि लगातार एक ही जगह पे देखना, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो जो दीवार थी उसकी मिट्टी वो दोनों चाटना शुरू कर देते थे, लेकिन अब इतने बड़े उनका शरीर था, उससे थोड़ी ना उनका पेट भरता, तो उनकी कोई तृप्ति नहीं होती थी। रात को भी जब भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब रात को भी, वैसे तो वो बहुत दिन से भूखे थे, अब उन्हें रात को भी जब खाना नहीं मिला तो हीरा जो था उसे भी गुस्सा आ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कि भूख के मारे मतलब बहुत व्याकुल हो रहे थे। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो मोती भी बहुत दुबला हो गया था, उसे भी रोटी नहीं मिली थी, खाना नहीं मिला था, तो कह रहा है कि मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। अब हीरा कहता है मोती से, इतनी जल्दी मत हिम्मत हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय तो निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। हीरा कहता है चलो दीवार तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कह रहा है मेरे बस की नहीं है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। तो अब हीरा मोती से कह रहा है कि बस तुम इसी बूते पे यानी अपने इसी बल पे अकड़ते थे। तो क्योंकि मोती हर बात पे क्या कहता था कि चलो गया को मार गिराते हैं, हर समय उसे गुस्सा आ जाता था थोड़ी थोड़ी बात पे, तो इसलिए हीरा मोती से कह रहा है। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े यानी कि जहाँ पे उन्हें रखा गया था उसके सारी तरफ जो दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा।
अब वो दीवार गिराने की सोचे तो हीरा ने अपनी जो सींग थे वो दीवार में गड़ा दिए ताकि वो दीवार गिर जाए। तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, मतलब थोड़ी सी वहां से मिट्टी गिर गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब देखा उसने कि थोड़ी सी दीवार गिर गई है तो उसका साहस बढ़ा, उसने फिर से वहीं पे चोटें की दीवार पर ताकि और दीवार गिर जाए। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। तो जो कांजी होस था वहां पे एक चौकीदार रखा हुआ था ताकि वो जानवरों की देखे रहे कि कोई जानवर वहां से निकला नहीं। तो वो देखने आया था कि सभी जानवर अपनी जगह पे है या नहीं, तो उनकी हाजिरी लेने निकला था। हीरा का ये उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उज्जड़पन होता है कि उसका ये इस तरीके का जो उसने शरारत की थी, तो उसका ये शरारतीपन देखकर, उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई तो डंडे मारे और उसे और मोटी रस्सी से वहां पे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार लिया। अब मोती कहता है कि तुम्हें इतनी मार भी खाई, दीवार भी नहीं टूटी और बल्कि और मोटी रस्सी से तुम बांध दिए गए, क्या मिला। तो हीरा कहता है कोई नहीं, जितना मेरे अंदर जोर था मैंने कम से कम वो तो लगाया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तो इस पे मोती कहता है हीरा से, ऐसा भी जोर किस काम का कि तुम्हें तो और रस्सियों से बांध दिया गया, तुम पे बल्कि और बंधन लग गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो इस पे हीरा कहता है चाहे मुझे कितना भी बांध दिया जाए लेकिन मैं जोर लगाना नहीं छोड़ूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है कुछ परवाह नहीं। हीरा कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा कहता है कि ऐसे भी तो मरना ही है, ये जानवर भी तो यहाँ पे बंधे बंधे मर ही रहे हैं। अगर मान लो अभी मेरे अंदर जान है और मैं दीवार तोड़ देता तो देखो कितनी जानें बच जाती, कितने सारे जानवर जो है यहाँ से भाग निकलते, उनकी जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा कहता है कितने सारे यहाँ पे जानवर बंद है और किसी में भी जान नहीं, क्योंकि उनको रोटी मिल ही नहीं रही थी। तो 2-4 दिन और ये रहेंगे तो ये सब मर जाएंगे। अब मोती कहता है हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती में भी थोड़ा साहस आया, वो भी जोर लगाने लगता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। तो जहां पे हीरा ने सींग मारा था ना, वहीं पे मोती भी जोर लगाने लगा, दीवार गिरी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। अब वो जैसे जो बैल है, बैलों की अगर लड़ाई होती है तो आपने अगर कहीं देखा हो तो वो सींग भिड़ाकर एक दूसरे पे धक्का मारते हैं, सींग भिड़े ही रहते हैं। तो ऐसे ही वो दीवार को गिरा रहा था जैसे अपने प्रतिद्वंदी यानी जो अपोनेंट है, जो दूसरा जो शत्रु होता है उसको मारने के लिए जैसे वो लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब दीवार गिर गई ऊपर से। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, अब उसने और शक्ति लगाई और दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। तो जितने भी जानवर वहां ऐसे पड़े थे ना, जैसे अभी मरने वाले मुर्दा की तरह, इनमें जान नहीं है, जैसे उन्होंने देखी कि दीवार गिर पड़ी तो सब में एक जान सी आ गई, वो चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब सारे जानवर थे वो धीरे धीरे सब निकल गए, लेकिन जो गधे थे वो अभी भी वहीं खड़े थे, वो दीवार में से नहीं निकले। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो हीरा ने उससे पूछा तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे, सारे जानवर भाग गए। तो एक गधा कहता है हम भाग तो जाए लेकिन फिर से पकड़ गए तो अभी इस पे हीरा कहता है तो इसमें क्या हरज है, हरज यानी कि इसमें क्या नुकसान है, अभी तो जो अवसर है, मौका है भागने का तो भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो जो दोनों गधे होते हैं वो कहते हैं हमें तो डर लगता है, हम नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब मोती लगाता हीरा की वो रस्सी तोड़ने में, रस्सी बहुत मोटी थी, रस्सी टूट ही नहीं रही थी। इसी बात पे हीरा ने कहा मोती से कि तुम खामे का परेशान होते हो,
तुम अपनी जान बचाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, फिर कभी भेंट होगी, यानी कि फिर कभी मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? स्वार्थी यानी कि जो अपने बारे में सोचता है सिर्फ। तो मोती कहता है, अभी तक तो हम साथ रहे थे, साथ में रहते आए हैं अभी तक, और अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाऊं, तो क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो मोती कहता है कि हम तुम इतने साथ रहे इतने दिनों से, आज तुम विपत्ति यानी कि मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? आज तुम्हें मेरी जरूरत है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब भी तो आशीर्वाद देंगे। तो इसमें मोती कहता है, कोई बात नहीं, अगर लोग समझ जाएंगे कि मेरी शरारत है और मुझे मार पड़ेगी, इस बात से मैं घबराता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मार पड़ेगी, लेकिन मेरे इस काम से जो ये 9-10 प्राणी थे यानी कि ये 9-10 जो जानवर थे उनकी जान तो बच जाएगी, वो तो आशीर्वाद देंगे, वो तो दुआ देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। फिर मोती ने क्या करा, वो जो 2 गधे रह गए थे उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया और खुद आके हीरा के पास आके सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे, जैसी सुबह हुई तो जो मुंशी जी थे और वहाँ के जो चौकीदार थे, अन्य कर्मचारी थे, उनमें कैसी हलबल मची होगी आप सोच ही सकते हैं। अब उन्होंने एक भी वहाँ जानवर नहीं देखा, सब सोच में पड़ गए, भागे दौड़ी सी मच गई। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब मोती की भी खूब पिटाई हुई और उसे भी उसी मोटी रस्सी से वहीं पे बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। अब हीरा और मोती को वहां बांध दिया गया, 1 सप्ताह हो गया वो वहीं रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। तृण होता है तिनका, कि किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, एक तिनका तक नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। पूरे दिन में उन्हें पानी तो पिला दिया जाता था लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी कि हड्डियाँ, मतलब उन्हें कुछ एक सप्ताह हो गया, खाने के लिए कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ पानी दिया जाता था। वो दोनों इतने पतले हो गए थे, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी होती है छोटे से ढोल टाइप का, तो वो बजने लगा और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब दोपहर हो गई थी, वहाँ पे कितने लोग आ गए थे, 50-60 लोग आ गए थे उन्हें देखने के लिए। अब हीरा और मोती को उस बाड़े से बाहर निकाला गया। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना यानी कि दुखी होना। तो लोग आते उन दोनों को देखते कि वो दोनों तो कितने पतले हो गए हैं और वो दुखी मन से वहां से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो अब उन बैलों की नीलामी की जा रही थी, उन्हें बेचा जा रहा था। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, उन्हें देख के जा रहे थे, लेकिन इतने दुबले पतले बैलों को कौन खरीदेगा, वो किस काम के? तो कोई उन्हें नहीं खरीद रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। दड़ियल होता है, मतलब जो आदमी आया था उसकी वेशभूषा बता रखी कि वो देखने में कैसा लगता था। दड़ियल यानी उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो अत्यंत कठोर, मतलब बहुत डरावना लग रहा था उसका चेहरा। और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। फिर उनसे उसके बारे में देखता है उन दोनों को और उनके खरीदने के लिए उनसे बात करता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो देखने में इतना भयानक लग रहा था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, आंख लाल थी। दोनों मित्र बहुत डर गए, वो देखने में इतना भयानक सा लग रहा था। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि ये आदमी कौन है और हमें इतने से जांच पड़ताल हमारी क्यों कर रहा है। तो उन्हें नहीं हुआ संदेश कि उन्हें बेचा जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों के आंखों में क्वेश्चन था कि ऐसा उन्हें क्यों देखा जा रहा है, हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। हीरा ने कहा,
गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा कहता है वहां से तो हम खामखा भागे गया के घर से कम सूखा भूसा तो देता था खाने के लिए, वहां से हम खामखा भागे, यहाँ तो अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा यानी कि उसमें श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उसने कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। तो मोती कह रहा है कि मैंने तो सुना है कि ईश्वर सब पे दया करते हैं, लेकिन उन्हें क्या हम दिखाई नहीं देते, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। तो अब हीरा कहता है ठीक है अब उनके पास रहेंगे, लेकिन एक बार तो भगवान ने हमें बचाया था कि वो लड़की आती थी और उन्हें 2 रोटी दे जाती थी, तो क्या अब नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो कसाई लग रहा है, ये तो हमें मार ही देगा, ये छुरी चलाएगा हमारे ऊपर। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब वो नीलाम हो चुके थे, उस दड़ियल ने उन दोनों बैलों को खरीद लिया था। अब वो दोनों को लेके जा रहा था। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी यानी कि उनके शरीर का एक एक हिस्सा बहुत कांप रहा था, वो इतने डरे हुए थे, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। अब उन्हें इतना डर लग रहा था, वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर से इतना डर होने के कारण फिर भी वो गिरते पड़ते उस दड़ियल के साथ जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जैसे वो धीरे तो थे, अब हीरा और मोती पतले तो बहुत हो गए थे, उनसे चला तो जा नहीं रहा था। जैसे वो थोड़ा धीरे चलते तो ये दड़ियल आदमी उनके ऊपर एक डंडा मार देता था, इसलिए वो डर के मारे भागे चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ होता है एक पूरा झुंड। तो गाय बैलों का जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कुछ गाय और बैल थी जो एक हरे हरे मैदान में घास खा रही थी। सभी जानवर बड़े प्रसन्न थे, यानी कि खुश थे। चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर होता है जुगाली करना। तो वो देख रहे कि जो एक खेत में बहुत सारे गाय और बैल थे, उनका झुंड था, और वो उनको क्या कर रहा था, वो खुश हो रहे थे, आनंद से घास खा रहे थे। चिकने चपल यानी कि अच्छे थे, मजबूत थे। चपल यानी कि आनंद ले रहे थे, खुश थे सब, है ना। और कुछ आनंद से बैठकर जुगाली कर रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ में कैसे पड़े, कैसे दुखी हैं। अब वो हीरा और मोती सोच रहे हैं कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कि ये लोग देखो कितने स्वार्थी हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि हम भी 2 इनके भाई हैं, जैसे बैल हैं हम भी, और हम इस बधिक के हाथों ये हमें लेके जा रहा है मारने के लिए, तो ये कितने स्वार्थी हैं, हमें बचा भी नहीं सकते। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अब जिस रास्ते से वो आदमी उन दोनों को लेके जा रहा था, उन्हें वो रास्ता थोड़ा पहचाना सा लगा कि हाँ ये तो रास्ता हमारा थोड़ा जाना पहचाना सा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जब उन्हें दिखा कि अरे ये रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है, शायद ये रास्ता हमें झूरी के घर तक लेके जा सकता है, तो वो तेजी में चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। तो अब क्या था, अब उन्हें रास्ता पहचान में आने लगा। तो अब होता है ना, जैसे मंजिल जब पास में आ जाती है, वैसे तो हम थके होते हैं, लेकिन हमें जब पता लग जाता है मंजिल पास में आ जाती है तो हम और तेजी से भागने लगते हैं, हमारी थकान खत्म हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। अब वो कहते हैं लो हमारा हार आ गया, इसी कुएं पे हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर यानी कि पहले एक रेवड़ सा चलाया जाता था, मतलब कुएं में पानी निकाला जाता था, इस तरीके का होता था। इसमें बाल्टी लगी होती थी साइड साइड में, तो बैलों को बांध दिया जाता था, और वो जब इसको घुमाते थे तो पानी भरता था इन बाल्टियों में, और जो यूज़ किया जाता था। तो वही कह रहे कि हम इसी कुएं पे पानी भरते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच यानी कि नज़दीक आ गया है। मोती कहता है हमारा घर जो है नज़दीक यानी पास में आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। अब हीरा बोलता है चलो
सही है, घर आ गया, मैं तो अब जा रहा हूँ घर। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। तो मोती कह रहा है कि ये जाने देगा, इसे तो मैं मार गिराऊंगा अगर नहीं जाने देगा तो। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। तो हीरा कहता है ऐसा करते हैं, दौड़ के थान तक जाते हैं और वहां से आगे नहीं चलेंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। कुलेले यानी कि शरारत करते हुए, नाचते गाते आनंदित होते हुए। उन्मत्त यानी कि मतलब जो अपने आपे में ना रहा हो, है ना, खुशी के मारे जिसका आपे में ना रहा हो। तो बछड़ों की भांति, तो गाय का जो बच्चा होता है मेल, उसे बछड़ा कहते हैं। तो उस बछड़े की भांति वो कुलेल करते हुए, कूदते फांदते हुए जाते हैं घर की ओर। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए। थान यानी कि जहां पर उसे बांधा जाता था। झूरी का घर आ गया और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ रहा है कि ये दोनों कहाँ भागे जा रहे हैं। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। तो झूरी ने देखा दोनों बैल आ गए हैं, फिर उन्हें उसे बड़ी खुशी हुई और दोनों को गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब वो दोनों जो है हीरा मोती झूरी से गले मिल रहे थे, उसके हाथ चाट रहे थे, है ना, झूरी भी उनके सहला रहा था। अब पीछे से वो दड़ियल आदमी आता है, दोनों की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लेता आता हूँ। तो दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे हो गए? इन्हें तो मैं खरीद कर लाया हूँ, नीलामी में ये बेचे गए हैं, मैं इन्हीं से पैसे देकर लेकर आया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी कहता है खरीद के लाए हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इसे चुरा के लेकर आए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, अख्तियार यानी कि क्या अधिकार है? तो झूरी कह रहा है बैल ही मेरे हैं, मैंने तो इन्हें नहीं बेचा, और बेचूंगा तो मैं बेचूंगा, और इन्हें किसी और को बेचने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो झूरी अड़ जाता है उस आदमी से कि ये बैल मेरे हैं, इसका सबूत यह है कि दोनों मेरे घर पे खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। झल्लाकर यानी कि गुस्से में। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो बैलों को जबरदस्ती पकड़ने चलता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती को गुस्सा आ गया, उस दड़ियल की तरफ मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे थोड़ा पीछे हो गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। अब मोती ने उसे डरा डरा कर गांव के बाहर कर दिया और वहीं खड़ा रहा ताकि वो अंदर ना आ जाए। दड़ियल दोबारा से वहीं खड़े होकर दड़ियल का रास्ता देखता रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। विजयी सूर यानी कि एक योद्धा की भांति, एक जीते हुए योद्धा की भांति, योद्धा की तरह मोती वहीं खड़ा था कि अब तो हम जीत गए, हम अपने घर आ गए। अब उसे डर नहीं था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग ये सब देख रहे थे और उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अब उसने देखा, उसने दड़ियल को भगा दिया था वहां से, तो मोती थोड़े घमंड में था, अकड़ में लौटा वहां से। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो मोती कह रहा है अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। तो मोती कह रहा है कि अब नहीं लेके जा पाएगा, मैं मरना तो पसंद करता हूँ लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता। अब वो कह रहे हैं, हीरा मोती आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम जानवर हैं तो क्या हुआ, ये इंसान तो हमारी जान को जान ही नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम कुछ है ही नहीं। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे, हम मारते नहीं हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं, जैसे लेके जा रहा है जहाँ पर वो चले जा रहे हैं, तो हम सीधे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है या हमारी जान ही नहीं है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। आज जिसमें वो खाना खाते थे ना, वहाँ पे भूसा, चोकर, दाना सब कुछ डाल दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे।
झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। दोनों मित्र खा रहे थे खाना। झूरी उनको देख के बड़ा खुश हो रहा था, दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी कि उत्साह, त्योहार सा। सब इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में एक त्योहार सा बन गया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब झूरी की जो पत्नी होती है वो भी आती है वहाँ पे। दोनों बैलों को देख के वो भी बहुत खुश होती है और वो दोनों के माथे चूम लेती है। मतलब उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है ना। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, बुक है आपकी गंगा, 2 बैलों की कथा, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप भी इसे पढ़िएगा। Thank you so much for watching.